नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 12वीं विषय इतिहास अध्याय 11 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उसके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस अध्याय से 2026 के ब्लूप्रिंट के आधार पर 5 नंबर के दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इस अध्याय में दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को ही शामिल किया गया है। प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न: गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एक लोकप्रिय आंदोलन के रूप में कैसे तैयार किया, वर्णन कीजिए। उत्तर: गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को निम्न तरीकों से एक लोकप्रिय जन आंदोलन के रूप में तैयार किया। इसके प्रमुख कारण थे: पहला, अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग। गांधी जी ने आंदोलन को पूरी तरह से अहिंसक रखा। उन्होंने सत्याग्रह, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, के दर्शन का उपयोग किया, जिसने बड़ी संख्या में लोगों को बिना किसी डर से शांतिपूर्ण विरोध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। दूसरा, बहिष्कार और स्वदेशी को प्रोत्साहन। आंदोलन के कार्यक्रमों में सरकारी संस्थानों, उपाधियों, विदेशी वस्तुओं, स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। इसके जवाब में राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई। स्वदेशी, भारतीय निर्मित वस्तुओं और खादी को अपनाया गया, जिससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला और लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा हुई। तीसरा, व्यापक जन भागीदारी। गांधी जी ने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे मध्यम वर्ग, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आम लोगों को सड़कों पर आने और विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चौथा, खिलाफत आंदोलन के साथ एकीकरण। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दिया, जिससे हिंदू और मुसलमान एकजुट हुए और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूती मिली। पांचवा, सरल और सुलभ कार्यक्रम। आंदोलन के कार्यक्रम आम लोगों के लिए सरल और सुलभ थे, जैसे चरखा कातना, खादी बनाना, जिससे उन्हें लगने लगा कि वे सीधे तौर पर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दे सकते हैं। छठवां, सामाजिक सुधारों पर जोर। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण और हिंदू मुस्लिम एकता जैसे सामाजिक मुद्दे को भी आंदोलन के एजेंडे में शामिल किया, जिससे समाज के कमजोर वर्गों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। सातवां, पूर्व लोकप्रियता। गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में अपने पहले के सफल स्थानीय आंदोलनों के माध्यम से पहले से ही लोकप्रियता हासिल कर ली थी, जिससे उन्हें देशव्यापी आंदोलन के लिए जनता का समर्थन जुटाने में मदद मिली। उपरोक्त इन कारणों से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कुछ विशिष्ट लोगों के आंदोलन से बदलकर एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बना दिया, जिससे ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, तथा असहयोग आंदोलन में क्या क्या समानताएं थी? कोई 5 समानताएं लिखिए। उत्तर: नमक सत्याग्रह, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, और असहयोग आंदोलन के बीच प्रमुख समानताएं निम्नलिखित थी। पहला, नेतृत्व और दर्शन। दोनों आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। दोनों ही अहिंसा और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह के मूल सिद्धांतों पर आधारित थे। दूसरा, उद्देश्य। दोनों आंदोलन का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वतंत्रता, स्वराज प्राप्त करना था और ब्रिटिश शासन को कमजोर करना था। तीसरा, व्यापक जन भागीदारी। दोनों ही राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन थे, जिनमें समाज के सभी वर्गों, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं और मध्यम वर्ग के सभी लोगों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया था। चौथा, प्रतिरोध के तरीके। दोनों में ब्रिटिश सरकार का शांतिपूर्ण विरोध और सरकारी आदेशों की अवहेलना, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन में संस्थानों का बहिष्कार किया गया था, जबकि नमक सत्याग्रह में सीधे तौर पर नमक कानून जैसे विशेष कानून को तोड़ा गया था। पांचवा, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पर जोर। दोनों आंदोलन ने भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। असहयोग आंदोलन में खादी और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया, वही नमक सत्याग्रह में स्वयं नमक बनाकर विदेशी नमक पर निर्भरता खत्म करने की आह्वान किया गया। छठवां, राष्ट्रीय एकता। दोनों आंदोलनों ने देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हुई। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में क्यों आया?
भारत में इसके विरोध के क्या क्या कारण थे? उत्तर, साइमन कमीशन भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाजों की समीक्षा करने और भारत के भविष्य में संवैधानिक सुधारों के लिए सुझाव देने के लिए आया। भारत में इसके विरोध के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला, भारत का प्रतिनिधित्व न होना। आयोग के अध्यक्ष जॉन साइमन सहित सभी 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिसके कारण से भारतीयों ने इसका विरोध किया। दूसरा, आत्मनिर्णय के अधिकार का हनन। भारतीयों को लगा कि यह उनके आत्मनिर्णय के अधिकार का हनन है। ऐसा आयोग जो भारत के भविष्य का निर्णय लेने आया है, उसमें भारतीयों को शामिल न करना उनके लिए अपमानजनक था। तीसरा, महत्व की कमी। भारतीयों का मानना था कि जब भारत में संवैधानिक भविष्य का फैसला होना है तो उस प्रक्रिया में भारतीयों को की भागीदारी आवश्यक है। उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार उनके बुनियादी अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। चौथा, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने महसूस किया कि उनके विचारों और आकांक्षाओं को आयोग में पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। उक्त कारणों से साइमन कमीशन का व्यापक विरोध हुआ और साइमन वापस जाओ के नारे लगे। अगला प्रश्न है, रूलेट एक्ट क्या था? अंग्रेजों ने भारत में रूलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह 1919 को दबाने के लिए क्या क्या कदम उठाए? उत्तर, रूलेट एक्ट दमनकारी कानून था। यह कानून ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और जेल में रखने की अनुमति देता था। इसमें व्यक्तियों को अपने बचाव के लिए न अपील, न वकील, न दलील देने की अनुमति थी। इसे काला कानून भी कहा जाता था। रूलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा उठाए गए कदम। पहला, नेताओं की गिरफ्तारी। जन आंदोलन से चिंतित होकर अंग्रेजों ने प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा, शांतिपूर्ण जुलूसों पर गोलीबारी। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई, जिससे हिंसा भड़क उठी और अंग्रेजों के कार्यालयों को हमला किया गया और जला दिया गया। तीसरा, सैन्य कानून लागू करना। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पंजाब के कई हिस्सों में सैन्य कानून लगा दिया गया और प्रशासन को कमान ब्रिटिश जनरल डायर को सौंप दी गई। चौथा, जलियांवाला बाग नरसंहार। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए निहत्थे लोगों पर बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे सैकड़े निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई। पांचवा, कठोर शारीरिक दंड। सत्याग्रही जेल, फांसी की सजा दी गई और गांवों में बमबारी की गई। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन ने महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया? उत्तर, असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर 1922 तक चला था, ने महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। इस आंदोलन ने महात्मा गांधी को जनमानस तक पहुंचाया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, जन सहयोग। यह भारत का पहला देशव्यापी जन आंदोलन था। इसमें समाज के सभी वर्गों जैसे किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं और मध्यम वर्ग के सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन कारणों से गांधी जी को देश भर में लोकप्रियता प्राप्त हुई। दूसरा, अहिंसा और सत्याग्रह की रणनीति। गांधी जी ने सत्याग्रह और असहयोग को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक प्रभावी हथियार के रूप में पेश किया। इस अनूठी और नैतिक रणनीति ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया और उन्हें बिना किसी डर के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सुने हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्विरोध नेता के रूप में बना दिया। तीसरा, राष्ट्रीय चेतना और एकता। आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना, एकता और आत्मनिर्भरता की भावना जगाई। खिलाफत आंदोलन के साथ गठबंधन ने हिंदू मुस्लिम एकता की एक मजबूत भावना पैदा करने में मदद की, जिससे गांधी जी को धर्मनिरपेक्ष रूप में मुख्य नायक के रूप में स्थापित करने का मौका मिला। चौथा, कार्यक्रमों का बहिष्कार और स्वदेशी को बढ़ावा। ब्रिटिश संस्थान, जिसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, अदालत, सरकारी कार्यालय और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसके बजाय स्वदेशी उत्पादों
विशेष रूप से खादी और हाथ से बुने हुए वस्त्रों को बढ़ावा दिया गया, जिसने भारतीय उद्योग को प्रोत्साहन दिया और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने स्वयं सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन शैली अपनाई, जिससे उन्हें जनमानस के निकट पहुंचा दिया। पांचवा, भय का उन्मूलन। इस आंदोलन ने आम लोगों के मन से ब्रिटिश सरकार का डर खत्म कर दिया। लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेना सीखा, जिससे उनमें आत्मविश्वास और निडरता की एक नई भावना पैदा हुई। इस प्रकार असहयोग आंदोलन ने महात्मा गांधी को नेतृत्व क्षमता, उनकी अनूठी अहिंसक रणनीति और जनसंपर्क कौशल को प्रदर्शित किया, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक निर्विवाद राष्ट्रीय नेता बना दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नमक यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नमक यात्रा, जिसे दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, इसका बहुत ही महत्व है। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक बना दिया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ लगभग 386 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ा, जिसके तहत भारतीयों को नमक बनाने या बेचने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार भारी कर लगाया गया था। महत्व और प्रभाव। पहला, जनमानस से जुड़ाव। नमक कानून ने हर भारतीय को प्रभावित किया। नमक को विरोध के रूप में चुनकर महात्मा गांधी ने सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को आंदोलन से जोड़ा। दूसरा, खुली चुनौती। नमक कानून का अहिंसक उल्लंघन ब्रिटिश सत्ता के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ एक सीधी और शांतिपूर्ण चुनौती थी, जिसने ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को तोड़ा। तीसरा, जन भागीदारी और राष्ट्रीय एकता। यह आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था, जिसने लाखों लोगों में भाग लिया और यह पूरी तरह अहिंसक रहा। इसमें किसानों, महिलाओं और सामान्य लोगों ने अन्य सभी बीच में एकता की भावना को बढ़ावा दिया। चौथा, आंदोलन का विस्तार। दांडी मार्च ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन को गति दी। देश के अन्य तटीय शहरों में भी लोगों ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। सरकारी सेवाएं, शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया गया और कर अदायगी को रोका गया। महिलाओं ने सक्रिय रूप से शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना प्रदर्शन में भाग लिया, जिससे सार्वजनिक जीवन में उनकी दृश्यता बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और राजनीतिक परिणाम। इस अहिंसक आंदोलन ने दुनिया भर का ध्यान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ओर आकर्षित किया, जिससे ब्रिटिश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। इसने अंग्रेजों और भारतीयों दोनों को यह एहसास कराया कि शासितों की सहमति के बिना शासन जारी रखना संभव नहीं है। आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। संक्षेप में कहें तो नमक यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, जनता में आज़ादी की दीपक मशाल जलाई और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अगला प्रश्न है, गांधी जी की शक्ति उनकी विचारधाराओं में थी, विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, गांधी जी की शक्ति उनकी विचारधाराओं में गहराई से निहित थी, क्योंकि उनके सिद्धांतों ने न केवल उन्हें व्यक्तिगत नैतिक बल प्रदान किया, बल्कि लाखों लोगों को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एकजुट करने के लिए भी मदद की। उनकी मुख्य विचारधाराओं और उनकी शक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन निम्नलिखित है। पहला, सत्य और अहिंसा। सत्य गांधी जी के लिए केवल ईमानदारी नहीं था, बल्कि ईश्वर था। सत्य के प्रति उनका अटूट विश्वास उनके नैतिक बल देता था। उनका मानना था कि सत्य के मार्ग पर चलकर अन्याय और अत्याचार का सामना किया जा सकता है। और दूसरा, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं, बल्कि यह प्रेम और करुणा की एक सक्रिय शक्ति थी। अहिंसा ने उन्हें एक ऐसा हथियार दिया जिसका मुकाबला ब्रिटिश साम्राज्य की सैन्य शक्ति भी नहीं कर सकती थी। इसने अनगिनत लोगों को बिना डरे उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। दूसरा, सत्याग्रह। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य के लिए आग्रह। यह अन्याय और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आध्यात्मिक बल का प्रयोग था। सत्याग्रह का तरीका दूसरों को चोट पहुंचाए बिना व्यक्तिगत पीड़ा सहकर अधिकार सुरक्षित करना था। इस स्वपीड़ा ने उत्पीड़क के विवेक को जगाने का काम किया।
इस अभिनव प्रतिरोध तकनीक जैसे असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च ने जनमानस को आंदोलित किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन में बदल दिया। अगला, सर्वोदय और स्वदेशी। सर्वोदय जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति। इस दर्शन ने समाज के सबसे कमजोर वर्ग के उत्थान पर जोर दिया, जिसने समाज के सभी वर्गों के लोग एकजुट हुए। स्वदेशी जिसका मतलब होता है अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करके आत्मनिर्भर बनना। यह आर्थिक स्वतंत्रता और औपनिवेशिक शोषण के प्रतिरोध का प्रतीक बना। चरखा और खादी आत्मनिर्भरता के शक्तिशाली प्रतीक बन गए और लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। चौथा, नैतिक अनुशासन और निडरता। महात्मा गांधी ने नैतिक आचरण, विनम्रता और निडरता पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि नैतिक बल की उपलब्धि के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। उन्होंने कायरता को हिंसा में भी बदतर माना। इस नैतिक शक्ति ने उन्हें और उनके अनुयायियों को ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों का सामना करने का साहस दिया। पांचवा, निम्न वर्गों के विकास के लिए कार्य। गांधी जी ने निम्न वर्गों के विकास के लिए बहुत कार्य किए। वे उन्हीं के साथ बस्तियों में रहते थे, उन्हीं के साथ बैठकर भोजन भी करते थे। गांधी जी के एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में मदिरापान, स्त्रियों के शोषण, समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों का विरोध भी किया। इन विचारधाराओं ने गांधी जी की शक्ति का स्रोत बनाया, क्योंकि वे लोगों के गहरे मूल्यों और आकांक्षाओं से जुड़ी थी। उन्होंने स्वतंत्रता को एक सामान्य राष्ट्रीय आकांक्षा में बदल दिया, जिससे विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग, किसान से लेकर अभिजात वर्ग तक एकजुट हुए। उनकी विरासत आज भी दुनिया भर में अहिंसक प्रतिरोध और सामाजिक न्याय के आंदोलन को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन कई मामलों में कई कारणों से हुआ और यह सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसके समाज के हर वर्ग ने भाग लिया। महात्मा गांधी जी ने के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के कारण, पहला, किप्स मिशन की असफलता। ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन पालन प्राप्त करने के लिए किप्स मिशन भेजा, जिसने भारत को तत्काल स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया। भारतीय नेता ने इनके निराश हुए, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध और आर्थिक कठिनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, जिससे आम जनता में असंतोष बढ़ गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं की सहमति के बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया, जिससे भारतीयों में भारी रोष और गुस्सा था। तीसरा, जापानी आक्रमण का भय। ब्रिटिश सेना दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सेना से हार रही थी और भारतीयों को डर था कि जापान भारत पर भी हमला कर सकता है। गांधी जी का मानना था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तो जापान के साथ भारत का आक्रमण करने का कोई कारण नहीं होगा। चौथा, बढ़ता राष्ट्रवाद और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। पिछले दशकों में आंदोलन ने भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत कर दिया था। कांग्रेस पार्टी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में अड़ी थी और अब समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन होना। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें समाज के लगभग सभी वर्गों ने भाग लिया, जिसने यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे विशाल विद्रोह बन गया। इसके प्रमाण निम्नलिखित हैं। पहला, व्यापक जन भागीदारी। आंदोलन में लाखों आम हिंदुस्तानियों ने भाग लिया, जो उसकी विशालता को दर्शाता है। दूसरा, नेत्रविहीन स्वस्फूर्त विद्रोह। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद जनता ने स्वस्फूर्त रूप से आंदोलन जारी रखा, जिसमें साबित होता है कि यह किसी विशेष नेता पर निर्भर नहीं था, बल्कि जन आधारित आंदोलन था। तीसरा, युवाओं की सक्रिय भूमिका। बड़ी संख्या में छात्रों ने अपने कॉलेज और स्कूल छोड़कर आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल गए। चौथा, विद्रोह के विविध रूप। लोगों ने हड़तालें की, प्रदर्शन किए और ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक जैसे रेलवे ट्रैक, डाकघर और पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाया। पांचवा, भूमिगत प्रतिरोध। अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे प्रमुख नेता भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसका कारण ये था कि कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेताओं को अंग्रेजों के द्वारा या तो जेल में बंद कर दिया गया था या नज़रबंद कर दिया गया था। इन सभी कारकों से ने
करो या मरो के गांधी जी के आह्वान को इस राष्ट्रव्यापी उभार में बदल दिया, जिससे अंततः अंग्रेजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब वे भारतीय सहयोग के बिना भारत का शासन नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला? उत्तर, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को कई मौलिक तरीकों से बदल दिया, जिससे प्रमुख आंदोलनों से हटकर यह एक जन आंदोलन बन गया। उनके नेतृत्व के हुए प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं। पहला, जन भागीदारी और जन आंदोलन का उदय। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को कुछ शिक्षित लोगों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने किसान, मजदूर, महिलाओं और समाज के वंचित लोगों को इसमें सक्रिय आंदोलन से जोड़ा। दूसरा, सत्य और अहिंसा सत्याग्रह का सिद्धांत। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को आंदोलन का मूल आधार बनाया। सत्याग्रह उनका अनूठा तरीका था, अन्याय का शांतिपूर्वक प्रतिरोध एक शक्तिशाली नैतिक हथियार बन गया, जिसने ब्रिटिश सरकार की असहज हो गई। तीसरा, नैतिक और आध्यात्मिक आधार। उन्होंने राजनीति के में नैतिकता और आध्यात्मिकता का समावेश किया। स्व अनुशासन, निस्वार्थ और व्यक्तिगत त्याग पर उन्होंने जोर आंदोलन को एक उच्च नैतिक स्तर पर ले गए। चौथा, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। गांधी जी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बल दिया, चरखे और खादी को आर्थिक बहिष्कार का प्रतीक बनाया। यह आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने का एक व्यवहारिक तरीका भी प्रदान करता था। पांचवा, भय मुक्त समाज का निर्माण। उन्होंने भारतीय जनता के मन से ब्रिटिश शासन से भय मुक्त किया। उनके निडर नेतृत्व और व्यक्तिगत बलिदान की तत्परता ने लोगों को जेल जाने या हिंसा का सामना करने से नहीं डरने के लिए प्रेरित किया। छठवां, सामाजिक सुधारों का एकीकरण। गांधी जी के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक सुधारों से जुड़ी हुई थी। उन्होंने छुआछूत, हिंदू मुस्लिम एकता और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय आंदोलन में